नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को यूक्रेन से भारत लाए गए छात्रों में 11 उत्तराखंड के भी थे, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी। छात्रों को रिसीव करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। 11 छात्रों में प्रियंका, मोहम्मद अहमद गौर, निपुल चौधरी, धैर्वी चौहान, शिवांग कुमार, शिवानी नेगी, मनदीप कौर, चंदनप्रीत चौहान, स्वाति रतूड़ी, अर्श मलिक और जयेश रावत शामिल हैं। बुधवार को भी करीब 9 उत्तराखंड के छात्र अपने अपने घर पहुंचे थे। अब तक करीब 48 छात्र प्रदेश में सुरक्षित पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में उत्तराखंड के 282 छात्र और अन्य लोग अब भी वहीं फंसे हुए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे और उन्हें अब वापस भारत स्वदेश लाया गया है, जिसमें उत्तराखंड के 11 छात्र भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि गुरुवार को यूक्रेन से भारत लाए गए 11 उत्तराखंड के छात्र भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां अवैध खनन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। उधम सिंह नगर में स्टोन क्रेशर स्वामी अपने रसूख का इस्तेमाल कर जमकर अवैध खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं प्रशासन भी इन रसूखधारी स्टोन क्रेशरों पर कार्यवाही के बजाय आंखें मूंदे बैठा है। वहीं कई 100 फीट गहरे गड्ढे होने से लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसकी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के चलते अब किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। किसानों ने फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और यही नहीं, किसानों ने प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। जुड़का क्षेत्र में कुछ स्टोन क्रेशर्स हैं, उन्होंने दर्जनों एकड़ों में लगभग 100 फीट गहरे गड्ढे कर दिए वहाँ पर। अब अमूमन वहाँ पर 10-12 फीट पे पानी आ जाता है। जब वो पानी आ जाता है तो इन्होंने बाहर से पंखे मंगवाए हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटरें मंगवा रखी हैं, मतलब सामान्य मोटर 5 और उनकी मोटर एक बराबर है। 40-40, 50-50 मोटरों से वो दिन रात पानी निकालते हैं वहाँ पर, जो पानी आगे जाकर हमारी फसलों को खराब करता है। और उसके बाद जो आसपास के गांव हैं, वहाँ पर अभी फरवरी का महीना बीता है, इस बार बारिशें भी बहुत हुई हैं, फिर भी वहाँ पर ये मैं आपको बताऊंगा लगभग 55 लोगों की लिस्ट है जिनके नल वहाँ पर आसपास के गांव में सूख गए हैं। बोरिंगों का वाटर लेवल नीचे चला गया। अगर उन्हें 2-4 घंटे पानी चला देते हैं ना, तो वो ऐसे हिचकोले मारते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हम नहीं कह रहे कि स्टोन क्रेशरों को बंद करवाओ, क्या करवाओ। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो वो गड्ढे किए हैं उनमें उसी आरबीएम को भर दो और आगे के लिए काम बंद कर दो। जिनके नल और बोरिंग सूखे हैं उनका आप काम करवा दो, और जिनकी फसल खराब हुई है उनके आप फसल का पैसे दे दो। लेकिन ये प्रशासन, मैं तो हैरान हूँ प्रशासन की यहाँ पर गतिविधि देखकर कि मतलब कोई कानून नाम की चीज ही नहीं रह गई। आला कमान के नेता इसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो क्या किसी की मजाज है कि इतना काम कर ले, किसान वहाँ पर बैठे हैं, कोई सुनवाई ना करे और अधिकारी इस तरीके से कान मूंद लें। वहाँ पर पुलिस प्रशासन सारा बैठा हुआ है, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। ये बड़ा खेल है इसमें, मैं आपको बताऊँ। इसमें शासन प्रशासन ऊपर हाई लेवल तक सब लिप्त हैं। इसमें कोई खाना पूर्ति नहीं हो रही। खाना पूर्ति के नाम पे गाड़ी जाती हैं, चक्कर मार के वापस आ जाती हैं। हम धरना स्थल पे बैठे हैं, 24 घंटे हमारा धरना स्थल चल रहा है, कोई खाना पूर्ति नहीं हो रही। जो इन्होंने 100 फीट गड्ढे मार दिए हैं उनको हमने इन्हें भरने के लिए बोला है। शासन से भी कहा है कि जिस सामग्री इन्होंने बाहर निकाला है उसी सामग्री को ये उस गड्ढे में डाल दें, पर इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील में नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। छेड़खानी करने वाला व्यक्ति युवती के गांव का ही बताया जा रहा है। मामले में लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने युवती का मेडिकल भी करवाया है। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। तहसील सतपुली के क्षेत्र अंतर्गत 25 फरवरी को एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमें तहरीर द्वारा हमें बताया गया है कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है,
के साथ में कोई छेड़खानी की गई है। इस मामले में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया है तथा साथ साथ में हमने बालिका का मेडिकल भी करा दिया है। इसके साथ साथ इस मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को भी अवगत करा दिया। खबर बेनीनाग से, जहां पिथौरागढ़ के पुलिस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी ने थाने का निरीक्षण करते हुए हथियारों और अभिलेखों का जायजा लिया। पुलिस उपाध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों को हथियारों का सही तरीके से रखरखाव करने के आदेश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने सभी से गैर कानूनी कार्यों की जानकारी पुलिस को देने और पुलिस के कार्यों में सहयोग करने की अपील की। वर्ष में 2 बार अर्धवार्षिक निरीक्षण होते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं आज आया हूँ। मैंने थाने का निरीक्षण किया है। यहाँ की जो कर्मचारीगण हैं इनकी क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर किन चीज़ों की इनको आवश्यकता है और थाने का 6 महीने में क्या अपराध की क्या स्थिति है, कौन से अपराध बढ़े हैं और पुलिस के द्वारा जनता से किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है और ये जो आजकल ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों की जो प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं उनके कंट्रोल के लिए पुलिस क्या कर रही है और थाने में जो असले हैं और जो सरकारी संपत्ति है इसका वर्ष में 2 बार क्षेत्राधिकारी की तरफ से मुआयना किया जाता है कि वो सब चीज़ें सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में लंबे समय बाद रौनक देखने को मिल रही है। 2 सालों से कोरोना के चलते 2 बार कॉर्बेट पार्क को पर्यटकों के लिए बंद किया गया था, जिसके बाद कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद पर्यटक लगातार कॉर्बेट में सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं, जिससे कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोन में 14 मई तक सभी जोन डे और नाइट सफारी के लिए पैक हो चुके हैं। इसके साथ ही अलग अलग जोनों के अंदर नाइट स्टे कक्ष भी लगभग फुल हैं। कोरोना के बाद से निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ा है और काफ़ी टूरिस्ट कॉर्बेट पार्क की तरफ आ रहे हैं और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉर्बेट पार्क में 14 मई तक सारी बुकिंग फुल हो चुकी हैं, सारे नाइट स्टे फुल हो चुके हैं और टाइगर साइटिंग इस बार बहुत अच्छी दिख रही है। तो टूरिस्ट आते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, उससे भी टूरिस्ट इधर को आकर्षित हो रहे हैं। ज़्यादा टाइगर साइटिंग होने की वजह से भी ये स्थिति आई है और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है और टाइगर साइटिंग अच्छी हो रही है। सब हमारे लिए सकारात्मक संदेश है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर टिहरी से, जहां SSP नवनीत भुल्लर ने मुनिकीरेती थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदी गृह, किचन और हथियारों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था को बेहतर बताया। तो वहीं अभिलेखों की जांच में उन्होंने लंबित विवेचना को जल्द पूरा करने के निर्देश थाना पुलिस को दिए हैं। SSP ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा के मद्देनजर मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या को लेकर वो काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि मुनिकीरेती, लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा है, जिसके तहत तीनों थाना क्षेत्र की पुलिस एक ट्रैफिक प्लान पर काम करेगी, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। इसमें सभी कर्मचारियों का सम्मेलन लिया गया, उनसे उनकी व्यक्तिगत सामूहिक समस्याओं के बारे में पूछा गया। इसके अतिरिक्त इनके जो थाने में विवेचनाएं हैं, मालखाना है और अभिलेख हैं, CCTNS है, इनके किस तरीके का काम चल रहा है इसमें, इस तरीके ये जो है इस बारे में अभी मैं जानकारी कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियाँ, ट्रैफिक के लिए विशेष रूप से फोकस करने हेतु और इसके अतिरिक्त रात्रि गश्त और अपने चौकी और थाने के कर्मचारी उनको आपदा के लिहाज से तैयार रहने के लिए और पुरानी विवेचनाएं जो 2021 की अब तफ्तीशें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गुणदोष के आधार पर निर्देशित किया गया है। और मेन फोकस अब हमारा है जो आगामी सीज़न हमारा शुरू होने वाला है उसको लेके गियरअप होना है। देखिए, ये लक्ष्मण झूला, पौड़ी, मुनिकीरेती, टिहरी और ऋषिकेश, देहरादून, ये 3 एरिया आपस में गुथे हुए इंटरलिंक्ड है। इस संबंध में एक प्रस्ताव बना के हमने भी मुख्यालय को भेजा है, इसमें वहाँ पे विचार किया जा रहा है और इन तीनों को एक यूनिट की तरह काम करें, जिससे कि अलग अलग व्यवस्था ना हो, जिससे कि जो बाहर से यात्री आते हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े
और ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चले और एक यूनिट की तरह ये तीनों जगह काम करें। इस संबंध में प्रयास रहते हैं और शीघ्र इसमें कुछ हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेरीनाग में सीएससी में चल रहे 3 दिवसीय नेत्र शिविर के दूसरे दिन 40 लोगों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ब्रजवाल के द्वारा किया गया, तो वहीं 5 दर्जन से अधिक लोगों की आंखों का चेकअप भी किया गया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि 4 मार्च तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ऑपरेशन करने के साथ ही निःशुल्क चश्मा और दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। हरिद्वार में यूपी के सहारनपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की अचानक बिजली घर में करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। दूसरी तरफ परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव के साथ जिला चिकित्सालय में जोरदार हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा चंदा इकट्ठा कर परिवार को आर्थिक धनराशि देकर शांत कराया। इसके साथ ही उसकी धर्मपत्नी को भी संविदा पर नौकरी देने की बात कही है। जो हमारे ही स्टाफ के लोग हैं, इनकी जो मृत्यु है इसका भी अधिकारी होगा, अब तक ही नहीं पता लगा किस टाइम हुई, क्यों हुई। और ये सूचना हम लोगों को मिली है शाम को 7:30 बजे। मतलब अत्यंत खेद इस बात का है कि एक व्यक्ति जो विभाग में काम कर रहा था, उसके साथ कौन कौन था, उसके साथ किस किस की ड्यूटी थी, उन सबको एक एक न्यायिक जाँच कराई जाए। उस न्यायिक जाँच की जितने भी अधिकारी हों वो हरिद्वार के ना हों, हरिद्वार से बाहर एमडी जांच कमेटी बनाए और वो जांच कमेटी ये बताया कि दुर्घटना घटी है तो इसका असली मतलब क्या था। कर्मचारी जो है उसकी दुखद मृत्यु हुई, तो आज उनके परिजनों ने आक्रोशित होकर हमारे खंड कार्यालय के सामने उनकी बॉडी रख के जाम लगाया। देखिए, हम हमेशा से ही उनके साथ थे, हमारे भी परिवार का लोग था। बहुत दुखद घटना है, हमारी भी संवेदनाएं हैं। तो हम सब लोगों ने उनसे वार्ता की, विभागीय नियमानुसार उन्हें जो भी देय उनके बनते हैं सबका जो है भुगतान करने का हमने आश्वासन दिया है और हम व्यक्तिगत रुचि लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने मानवीय आधार पर सभी कर्मचारियों ने खंड कार्यालय की तरफ से कुछ पैसे इकट्ठे करके एक धनराशि उनके सुपुर्द की है, जिससे उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक किया जा सके। और हमें पता लगा 7-7:30 बजे रात को हम यहाँ पर पहुँचे। हमारे लड़के की डेथ बॉडी जो थी वहाँ मिली, उसमें हॉस्पिटल में क्या हॉस्पिटल है, जीडी हॉस्पिटल में मिली वहाँ से। तो ये हमने वहाँ जाकर कहा भाई हमें दिखा दो। उन्होंने हमें 2 आदमी बुला कर अंदर दिखाए। उसके बाद यह प्रक्रिया चली रही जी। इस प्रक्रिया में इन्होंने 2 लाख रुपए तो फादर के नाम करे और जी 9.5 लाख रुपए उसकी वाइफ के नाम करे और उसे वो संविदा पर नौकरी वहाँ से रुड़की में देने की करी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर आए दिन अराजक तत्वों द्वारा मारपीट से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक वीडियो सुभाष घाट क्षेत्र का वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोग नशे की हालत में आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है दोनों ही लोग गंगा घाट पर भीख मांगने का काम करते हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यहाँ शराब पीकर भिखारियों के रोज आपस में लड़ने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।